हेलो भाई, गुड इवनिंग। राधे राधे, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? इज एवरीथिंग फिट एंड फाइन? सब चल रहा है बढ़िया भाई। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? एक बार कंफर्म करके बता दीजिए, वॉइस क्लियर है और क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक बार जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए मैंने भाई बोल दिया है। टेंशन मतलब, नोटिफिकेशन के लिए मैंने बोल दिया, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोगों को वैसे पता है ना, क्लास 6:30 बजे होती है हमारी। ठीक है, चलो राम राम सभी को। एक बार कंफर्म करके बता दीजिए, वॉइस क्लियर है और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, क्लियर। चलो, सब क्लियर है जी सर, सब क्लियर। राम राम भाई, सब क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। टॉपिक अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को पता हो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एडवर्ब। और एडवर्ब के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो एडवर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्ब्स होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कोई एडवर्ब होता है वो मेन वर्ब के बाद आता है, कोई होता है मेन वर्ब से पहले आता है, कोई होता है सेंटेंस के एंड में आता है। तो सबकी पोजीशन अपनी क्या होती है? अलग अलग होती है ना। ठीक है भाई। और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यही टॉपिक है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो इसी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, जिसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया भी था। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, देखो। हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अगर आप सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके 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 अभी सिंह। ठीक है, देखिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ये हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओनली के बारे में, कि ओनली का पोजीशन क्या रहना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आप लास्ट वाली क्लास में थे तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देकर मैंने ओनली के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताई थी। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपको समझाया था ये, और यही पोजीशन ऑफ ओनली है। ओनली के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ओनली को हम कैसे यूज करते हैं, और कैसे अगर ओनली के प्लेस को चेंज कर दें, पोजीशन को चेंज कर दे, तो मीनिंग अचानक से बदल जाती है। मतलब वैसे कुछ और मीनिंग आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल मीनिंग कुछ और आ जाती है। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। पिक्चर्स भी बनाकर मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर, अगर आपको याद हो। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। मैंने आपसे पूछा था करेक्ट इनकरेक्ट, ये प्रैक्टिस के लिए था आपके। मैंने आपसे पूछा था कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। अभी और भी क्वेश्चंस आपको ऐसे दूंगा मैं। ओनली के बारे में बताया था, और साथ में मैंने बताया था इवन होता है, जस्ट होता है, वो भी सेम ओनली की तरह ही वर्क करता है। कि जैसे ओनली जो होता है उस वर्ड के पहले आता है जिसको वो क्वालिफाई करता है, ऐसे ही आपका जस्ट और ऐसे ही आपका इवन होता है। समझाया था, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद समझाया था एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स, अब देखो मैं अब ये नहीं बताने वाला कि फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स क्या है, क्योंकि मैं बेसिक में सारी चीजें बता चुका हूं। कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम क्या है, मैनर क्या है, प्लेस क्या है, सब कुछ मैं बता चुका हूं। मुझे कुछ भी दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक से अगर आपका अच्छा हो गया, अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सा एडवर्ब क्या है, तो आगे चलकर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको पता है। इसका एक और नाम होता है, वो मैं लिख देता हूं, नंबर। ये भी मैंने समझा दिया था आपको।
इसके अंदर हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक था इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो इंडेफिनेट अनिश्चित होता है, समझाया था मैंने अनिश्चित का मतलब क्या, ठीक है, जो मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। एक होता है डेफिनेट एडवर्ब्स, जो सबके लिए सेम होता है। अगर मैं बोलूं मंथली, तो मंथली का मतलब कोई काम अगर मंथली हो रहा है तो मेरे लिए भी उसका मतलब एक महीने में एक बार है, और किसी और के लिए भी उसका मतलब एक महीने में एक बार है। फिर मैंने बताया था ये रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये तीन आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में मैंने क्या बताया था, बोथ पोजीशंस। ऊपर वाले के बारे में बताया था कि ये आपका जो आता है, ये आता है मेन वर्ब से पहले। जो फ्रीक्वेंसी है कहां पर आता है, मेन वर्ब से पहले। और नीचे वाले में मैंने आपको क्या बताया था, ये आता है आपका एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के एंड में आता है। सेंटेंस के कहां पर आता है, एंड में आता है, ठीक है। सेंटेंस के कहां पर आता है आपका, ये एंड में आता है, ठीक है। और ये आता है दोनों जगह पर, यानी कि ये आपका मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है, और ये आपका सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, ऑल क्लियर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, और ये भी क्या आपका फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैंने यूज करके आपको बताया था। जैसे ये आपको पता है इंडेफिनेट है, यानी कि अनिश्चित है, तो ये आ गया मेन वर्ब से पहले। ये भी इंडेफिनेट है तो मेन वर्ब से पहले, ये भी इंडेफिनेट है तो मेन वर्ब से पहले, ये भी इंडेफिनेट है मेन वर्ब से पहले। ये क्या है, डेफिनेट है। डेली का मतलब डेली होता है, सबके लिए डेली ही होता है। डेली का मतलब क्या होता है, डेली, सबके लिए क्या होता है, वो डेली होता है। डेफिनेट है तो आ गया आपका सेंटेंस के एंड में, ठीक है। और ऐसी मंथली भी क्या है, डेफिनेट है तो कहां पर आ गया, सेंटेंस के एंड में। ये मैं आपको समझा के गया था। आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब मैनर वाला पढ़ेंगे, लेकिन मैनर वाला पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आप मुझे बता देंगे, ये फटाफट से, ये प्रैक्टिस के लिए है। मैंने कहा था ना कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा क्लास के अंदर ही, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिस वहीं से करो तो फायदा है। ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और जल्दी से बताना है। फटाफट से सबको कमेंट करके आंसर लिखना है, फास्ट, जल्दी। ये क्वेश्चंस हो गए हैं क्या, एक सेकेंड। ओके 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 ओके, अच्छा ये हो गए हैं। आपको ये वाला करना है, सॉरी, ये वाला करना है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, ये वाले करने हैं आपको।
जल्दी से करिए फटाफट से। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है ये, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए फटाफट से। 6 क्वेश्चन हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है, ये 6 हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, पहले आप इसको कीजिए फटाफट से। बस सिंपली आपको बताना है कि कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, जल्दी से फास्ट। हो गया भाई, सबका हुआ? इतना टाइम नहीं लो भाई, इतना टाइम मत लो। देखो पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप डेली क्लास ले रहे हो और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो लानत है आपके ऊपर। मैं मुंह पे बोलता हूँ, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप करते नहीं हो, ना करना चाहते हो, ना करने की इच्छा हो रही है, तो मुंह पे बोलता हूँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अरे क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए ना, इतना टाइम थोड़ी लगता है आंसर आने में, है? देखो इधर सामने क्या लिखा हुआ है, ही ओनली डाइड अ वीक अगो। ही ओनली डाइड, वो सिर्फ मरा। मैंने क्या बताया था, ओनली जिसके पहले लग जाता है उसी को क्वालिफाई कर देता है। यहां पर ओनली डाइड के पहले लिखा है, मतलब मेरे बोलने का मतलब वो सिर्फ मरा। तो मरने के अलावा भी कुछ, उससे आगे भी कुछ होता है क्या? तो ओनली जो है डाइड के पहले तो नहीं लगाते, मैंने बताया था, ठीक है। मैं यहां पर बल्कि ये बोलना मैं यहां पर बल्कि ये बोलना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, ही डाइड, अगर मैं यहां पर कर दूं ही डाइड, अगर मैं ओनली को यहां लगा दूं ओनली अ वीक अगो, मतलब वो मरा अभी सिर्फ एक हफ्ते पहले, सिर्फ एक हफ्ते पहले। तो यहां पर जो सिर्फ है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि मरा कब, सिर्फ एक हफ्ते पहले। तो ओनली की जो पोजीशन है वो गलत दे रखी थी, ओनली यहां पर आ जाएगा। तो ही डाइड ओनली अ वीक अगो, ही ओनली डाइड नहीं, ही डाइड ओनली अ वीक अगो, ठीक है, समझ में आया? ऑल क्लियर? अगला, ही वर्क्स ओनली व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट। ही वर्क्स ओनली, अगर मैं यहां पर देता ही ओनली वर्क्स, अगर यहां पर देता मैं ही ओनली वर्क्स, अगर मैं यहां से हटाया था मैं देता ही ओनली वर्क्स, वो सिर्फ काम करता है व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये भी गलत हो जाता, वो सिर्फ काम करता है जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ तभी काम करता है, इस चीज को समझो, वो काम करता है सिर्फ तब जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। यही तो बोलने का मतलब है मेरा यहां पर, कि वैसे तो वो काम नहीं करता, वो काम करता है सिर्फ तब जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। तो ये जो ओनली है ना, ये इंडिकेट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम को, कि मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ तब जब उसके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ तब, यानी कि जो सिर्फ है उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा पॉइंट? जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये ओनली जो है यहां पर बिल्कुल ठीक दे रखा है। अगर वर्क से पहले लगाते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है भाई। तो यहां पर बिल्कुल पोजीशन क्या है इसकी, ठीक है, समझ में आया? ही वर्क्स ओनली
व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट, ठीक है। ये क्या करेक्ट है। अगला, ही ओनली प्लेज अ सब्सिडरी रोल इन द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में वो केवल एक सब्सिडरी रोल प्ले करता है, मतलब मेन रोल नहीं है उसका। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, कि अगर कोई नहीं है तो उसकी जगह। एक होता है मेन रोल कि जिसके बिना काम चल नहीं सकता, एक होता है सब्सिडरी कि हाँ हो ना हो उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ही ओनली प्लेज मतलब वो निभाता है, भूमिका निभाता है, वो सिर्फ निभाता है। और सब्सिडरी रोल, हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं ना कि वो निभाता है सिर्फ एक सब्सिडरी रोल, कोई मेन रोल नहीं, वो निभाता है। देखो इनके बीच में तो ओनली का कोई मतलब बनता नहीं है, वो निभाता है। वो सिर्फ निभाता है क्या होता है, वो निभाता है क्या, सिर्फ एक सब्सिडरी रोल। यानी कि जो ओनली है वो किसको लिमिट कर रहा है, इस सब्सिडरी को लिमिट कर रहा है। ओनली अब सब्सिडरी रोल है, मतलब सब्सिडरी रोल के अलावा उसका दूसरा कोई रोल नहीं है, केवल क्या है, सब्सिडरी रोल उसका है। तो ओनली अ सब्सिडरी रोल, समझ में आया कि ही प्लेज, यहां पर आ जाएगा ही प्लेज ओनली अ सब्सिडियरी रोल इन द मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट में मात्र, देखो ना, मात्र एक सब्सिडरी रोल वो प्ले करता है। तो प्ले से पहले ओनली नहीं आएगा, ओनली आएगा सब्सिडरी से पहले। समझ में आ रहा है, मीनिंग इसकी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर ओनली प्ले से पहले तो प्ले को क्वालिफाई कर देगा, प्ले को लिमिट कर देगा कि वो सिर्फ निभाता है। अरे तो कोई अगर मान लो कोई रोल है, कोई भूमिका है, तो उसको इंसान निभाएगा ही ना, और क्या करेगा, निभाने के अलावा क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। तो ये बोलना गलत है कि वो सिर्फ निभाता है, वो निभाता है सिर्फ एक सब्सिडरी रोल, ठीक है। ही ओनली मैरिड हर, ही ओनली मैरिड, उसने सिर्फ शादी की उससे, और क्या करेगा फिर। अगर मैं शादी करने की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कभी ये बोलूंगा कि उसने सिर्फ शादी की उससे। तो शादी तो अपने आप में कंप्लीट एक अरेंजमेंट है। शादी अपने आप में कंप्लीट एक व्यवस्था है ना, कि उसने उससे शादी की। ये थोड़ी बोलते कि उसने उससे सिर्फ शादी की, उससे सिर्फ शादी की मतलब क्या, और क्या करेगा शादी के अलावा भाई, ठीक है। ही ओनली मैरिड हर, उसने उससे सिर्फ शादी की फॉर हर मनी, उसके पैसे के लिए। अब आप समझ गए बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, कि उसने उससे शादी की सिर्फ उसके पैसे के लिए। यानी कि जो सिर्फ है, जो ओनली है, वो लिमिट कर रहा है किसको, उसके पैसे को, कि उसने उससे शादी की। यहां पर ओनली की कोई जरूरत नहीं, उसने उससे शादी की, तो यहां पर ओनली की कोई जरूरत नहीं है। ही मैरिड हर, सिंपल जा रहा है मीनिंग, ही मैरिड हर, उसने उससे शादी की। अब यहां पर आ जाएगा ओनली, ओनली फॉर हर मनी, सिर्फ उसके पैसे के लिए। तो जो ओनली है इसको लिमिट कर रहा है पैसे को, उसके पैसे को। समझ में आया, उसने उससे शादी की सिर्फ उसके पैसे के लिए। तो ओनली का पोजीशन गलत था। आई कम टू मीट हिम ऑफन, आई कम टू मीट हिम ऑफन, ये जो ऑफन है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ कि ना। फ्रीक्वेंसी में इंडेफिनेट है या डेफिनेट है, मैंने बताया था एक इंडेफिनेट होता है एक डेफिनेट होता है, याद है कुछ। ये देखो ऑफन जो है ये क्या है, देखो ये रहा, ये रहा ऑफन जो है, ये जो ऑफन है ये क्या है, इंडेफिनेट है ना। इंडेफिनेट कहां पर आता है, मेन वर्ब से पहले आता है, हाँ कि ना। इंडेफिनेट कहां पर आता है, मेन वर्ब से पहले आता है ना। तो देखो यहां पर जो ऑफन है इसका पोजीशन गलत दे रखा है, ये ऑफन यहां पर नहीं आएगा, मेन वर्ब से पहले। आई कम, ये मेन वर्ब है ना, तो यहां पर आएगा आई ऑफन कम टू मीट हिम। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो आई ऑफन कम टू मीट हिम, बस ये यहां पर फुल स्टॉप। ही हैज पेड रेयरली द फी ऑन टाइम, ये रेयरली क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को दिखाता है ना अभी कि कोई काम कितनी बार हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या है काम की। रेयरली का मतलब मुश्किल से ही, मतलब काम की फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो काम ना के बराबर होता है। तो ये भी देखो फ्रीक्वेंसी में डेफिनेट है इनडेफिनेट है, जरा देखो रेयरली, देखो सेम कैटेगरी में आ रहा है, ये भी इंडेफिनेट में देखो, रेयरली जो है इंडेफिनेट में आ रहा है, ये भी मेन वर्ब से पहले आएगा, हाँ कि ना। तो अगर मेन वर्ब से पहले आएगा तो एरर पता लग गया आपको, यहां पर जो रेयरली है वो यहां पर ना आके, यहां पर ना आके वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर मेन वर्ब से पहले रेयरली, ठीक है। ये ही हैज रेयरली पेड द फी ऑन टाइम, ऑल क्लियर। बताइए क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, जो मैंने आपको समझाया कि पोजीशन की एरर किस तरीके से एग्जाम में आती है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यहां तक आपको समझ में आया, जल्दी से बता दो एक बार। और जल्दी से फटाफट से ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको भी करके बताओ फटाफट से कि इसमें क्या एरर है, जल्दी फास्ट। आठवें को छोड़ देना बस अभी, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर में से है, ठीक है। ये जो है आपका, अच्छा अच्छा इसीलिए ये हो रहा था बार बार, ठीक है।
8वें को छोड़ देना, बाकी 7th और 9th क्वेश्चंस को जल्दी से एक बार बताइए, करेक्ट या इनकरेक्ट, फास्ट। हो गया भाई, चलो। शी हैज नेवर कम लेट, ये जो नेवर है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है, जो कि आएगा मेन वर्ब से पहले, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ही हैज जस्ट, मैंने बताया था जस्ट जो आता है वो, जैसे मैंने बताया था ओनली होता है, ऐसे मैंने बताया था इवन होता है, और ऐसे मैंने बताया था जस्ट होता है। ये बिल्कुल उस वर्ड के पहले आते हैं जिसको ये क्वालिफाई करते हैं। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ही हैज जस्ट रीच्ड द स्टेशन, कि वो जस्ट अभी स्टेशन पहुंचा है, वो अभी पहुंचा है, बस वो अभी पहुंचा है। तो क्या बोलेंगे, ही हैज जस्ट रीच्ड द स्टेशन। ये सही है गलत है, जल्दी बताओ। कि वो अभी पहुंचा है, यानी कि जो जस्ट है वो पहुंचने को ही तो क्वालिफाई कर रहा है कि वो अभी पहुंचा है, यानी कि जो अभी है वो पहुंचने को क्वालिफाई कर रहा है, तो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। कई बच्चों ने सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा इसको गलत बता रहा है 7th वाले को, अब भाई ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इंडेफिनिट वाली कैटेगरी में, हाँ कि ना, नेवर इंडेफिनिट होता है ना, बताया था कल मैंने, नेवर इंडेफिनिट होता है। तो इंडेफिनिट वाला कहां पर आता है, मेन वर्ब से पहले तो आता है, तो गलत कैसे हो गया, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये तो बता रखा है मैंने, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और इनका जो है पोजीशन कहां पर होता है। आपको पता है अच्छे से कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम किसे कहते हैं, दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ऑल क्लियर। चलिए देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, पहला देखो मेन वर्ब, अगर वो मेन वर्ब हो आपका ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब आपका क्या हो, इंट्रांजिटिव। आपको पता है इंट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बोला मैंने, ऐसे वर्ब्स जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। जैसे मैं बोलूं बर्ड्स आर फ्लाइंग, क्या बोलूं मैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। मैंने बोला बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यहां पर जो मैंने लिखा फ्लाइंग, ये एक वर्ब है, क्या इसके बाद मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है या कंप्लीट मीनिंग अपने आप में है। आप कहेंगे सर कंप्लीट मीनिंग है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, भाई बर्ड्स आर फ्लाइंग कंप्लीट मीनिंग है, हाँ कि ना, बोलिए। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या इसके अलावा आपको लगता है कुछ और बोलने की आवश्यकता है, नहीं है। तो यहां पर जो फ्लाइंग है वो क्या है, फ्लाइंग यहां पर क्या है, इंट्रांजिटिव है, सही है। यहां पर जो फ्लाइंग है वो क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी वो मीनिंग कंप्लीट दे सकते हैं। ऑल क्लियर, समझ में आया। अब जैसे मैं लिखूं शी किल्ड, ये लिखा मैंने और यहां फुल स्टॉप लगा दिया, तो क्या ये मीनिंग दे रहा है आपको, मैंने लिखा शी किल्ड, उसने जान से मार दिया, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है आपको, आपको कि सर नहीं दे रहा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन खड़ा हो रहा है हुम, किसे, समझ में आ रहा है। अगर मैं बहुत सीधा बोलूं भाई शी किल्ड, उसने मार दिया, जान से मार दिया, तो सामने से प्रश्न आएगा किसे, कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है ना। तो यानी कि ये क्या है, जो किल्ड है यहाँ पर, ये भी वर्ब है, और ये क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव समझ गए, इंट्रांजिटिव का उल्टा ट्रांजिटिव का मतलब, ट्रांजिटिव का मतलब ऐसे वर्ब्स जिनको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव। जैसे यहां पर ये कंप्लीट कब बनेगा, जब मैं बोलूं शी किल्ड हिम, यहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे लगाना पड़ेगा, अब मीनिंग कंप्लीट है। तो किल्ड यहां पर क्या था, आपका ट्रांजिटिव वर्ब था, समझ में आया।
तो अगर मेन वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है तो आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मेन वर्ब के बाद में आता है। मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर सेंटेंस में जो वर्ब है अगर वो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव मतलब यहां लिख देता हूं मैं, डज नॉट नीड, यहां लिख देता हूं मैं, डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझ गए? तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा वर्ब के बाद। अगर आपका मेन वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर आपका मेन वर्ब क्या है मेरे भाई? देखो अगर आपका मेन वर्ब, एक सेकेंड, इसकी इससे लग के क्या हो रहा है ना, बोर्ड पे वो हो जा रहा है। अगर आपका मेन वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मैंने आपको बता दिया, जिसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपका मेन वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है, तो ऐसे में क्या होता है आपको पता, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही ना, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि इसको तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन इसमें तो होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब यहां पर डायरेक्ट वर्ब के बाद मैनर, एडवर्ब वाला जो मैनर है, सॉरी मैनर वाला जो एडवर्ब है, और यहां पर पहले ट्रांजिटिव वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर फिर मेन वर्ब ट्रांजिटिव, कब? इफ ऑब्जेक्ट इज ए नाउन क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। देखो ऊपर आपने क्या देखा, ऊपर आपने क्या देखा, ट्रांजिटिव वाले केस में आपने क्या देखा कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है, बीच में ऑब्जेक्ट भी है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है। यहां पर क्या हुआ, आपने देखा कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आ गया। जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आ गया। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो? एक नाउन क्लॉज हो। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो? पूरा एक नाउन क्लॉज हो। नाउन क्लॉज का मतलब क्या होता है? जब तीन चार शब्दों को मिलाकर एक कंप्लीट नाउन बन जाए। वो समझ में आ रहा है? तीन चार शब्दों को मिलाकर एक कंप्लीट क्या बन जाए? नाउन बन जाए, उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। क्या बोलते हैं? एक तो सिंपल होता है राम, ये हो गया एक नाउन, सिंपल हो गया डॉक्टर, ये हो गया एक नाउन। एक होता है नाउन क्लॉज, समझ में आ रहा है? उसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज, जो तीन चार शब्दों को मिलाकर बेसिकली एक नाउन को फॉर्म करता है, वो एक नाउन को बनाता है वो। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज है पूरा, केवल एक नाउन ना होकर एक नाउन का क्लॉज है पूरा, तो ऐसे केस में क्या करना होता है आपको? जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो आपके मेन वर्ब से पहले आ जाता है ट्रांजिटिव वाले केस में। समझ में आया? हाँ कि ना भाई? इंट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ ये वाला नाउन क्लॉज वाला, तो ऐसे में क्या होगा? आपका जो मेन वर्ब है वो आएगा आपके मैनर के बाद, एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा, दे हैंडल द कार्टन्स केयरफुली। क्या ये ठीक है? ये जो केयरफुली है ये क्या है आपका? केयरफुली क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाँ कि ना? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, बोलो भाई हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? ये हैंडल करने के तरीके को बता रहा है कि उसने कैसे हैंडल किया, सावधानी से हैंडल किया, तो यानी कि मैनर को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अच्छा, अब आपको देखना है कि जो हैंडल है ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। अगर मैं केवल बोलता दे हैंडल्ड, उन्होंने हैंडल किया, तो आपके दिमाग में प्रश्न आता ना, क्या हैंडल किया? किसी मशीन को हैंडल किया, किसी कार को हैंडल किया, या किसी वस्तु को हैंडल किया, किसको हैंडल किया? मन में प्रश्न आता। यानी कि इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको है, तो अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो मतलब ये क्या है? आपका ट्रांजिटिव है, हाँ कि ना? है ना ट्रांजिटिव? और ट्रांजिटिव वाले केस में मैंने क्या बताया था कि पहले ट्रांजिटिव वाला वर्ब होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दिस वन इज करेक्ट। आया समझ में? बहुत स्लोली स्लोली मैं आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ सकें और एग्जाम में अगर एरर आए तो आप उसको फटाक से लगा सको। आई डू माई वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली जो है ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये मेरे काम करने के तरीके को बता रहा है कि मैं अपना काम करता हूं ईमानदारी से, तो मतलब मेरे काम करने का तरीका है। समझ में आया? ये जो डू है ये क्या है? ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ कि ना? क्योंकि अगर मैं केवल बोलूं आई डू, मैं करता हूं, तो क्या करता हूं आगे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव के बाद आपका आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? ट्रांजिटिव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी आपका करेक्ट है। राजू स्पीक्स फ्लुएंटली। राजू स्पीक्स फ्लुएंटली, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये स्पीक करने के तरीके को बता रहा है कि कैसे स्पीक करता है, फ्लुएंटली, यानी कि बिना रुके, रफाटेदार तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्पीक है अब आपका ये क्या है? इंट्रांजिटिव का काम कर रहा है यहाँ पर। ये जो स्पीक है इंट्रांजिटिव का काम कर रहा है, क्योंकि स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना।
टेल का मतलब होता है बताना और स्पीक का मतलब बोलना। तो राजू बोलता है, अब बोल तो वो कुछ भी सकता है ना, जरूरी नहीं बताना कि वो क्या बोलता है। ही स्पीक्स, वो बोलता है, ठीक है। कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो यानी कि यहां पर जो स्पीक है वो अपने आप में इंट्रांसिटिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इंट्रांसिटिव का। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी देखो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना ये। भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद तो क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है? आ रही है ना, कि राजू स्पीक्स फ्लुएंटली, राजू बिल्कुल फ्लुएंटली बोलता है, मतलब बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, अटक अटक के नहीं बोलता, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा कि वो क्या बोलता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बोलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, तो राजू बोलता है। कैसे बोलता है? फ्लुएंटली। तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यहां पर ये इंट्रांसिटिव की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? और अगर इंट्रांसिटिव है तो इंट्रांसिटिव, उसके बाद डायरेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये भी क्या है? ठीक है, राजू स्पीक्स फ्लुएंटली। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। अगर ये वाली स्लाइड समझ में आ गई तो एक बार क्लियर सर लिख के बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी। अगर ये वाली स्लाइड समझ में आ गई तो क्लियर सर लिख के बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं फास्ट। क्लियर सर? यस सर। ठीक है, मैं समझा देता हूँ भाई। देखो थर्ड एग्जाम्पल एक बार और। मैंने सिंपल लिखा राजू स्पीक्स फ्लुएंटली, कि राजू जो है फ्लुएंटली बोलता है। यहाँ पर वो क्या बोलता है मेरा मैटर उससे नहीं। देखो स्पीक का मतलब सिंपल बोलना, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मुझे डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, फारसी बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपने आप में कि राजू फ्लुएंटली बोलता है, मतलब वो अटक अटक के नहीं बोलता, वो फ्लुएंटली बोलता है। तो इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मतलब वो इंट्रांजिटिव की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो स्पीक है वो इंट्रांजिटिव की तरह वर्क कर रहा है। और अगर इंट्रांजिटिव है तो एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रांजिटिव के बाद आता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की है, ठीक है भाई? आया समझ में? गीता फिनिश्ड एफिशिएंटली द वर्क असाइन टू हिम। असाइन टू हर होगा यहाँ पर, गीता लड़की है ना, असाइंड टू हर, ठीक है। गीता फिनिश्ड एफिशिएंटली, ये जो एफिशिएंटली है ये क्या है आपका? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं है? क्योंकि ये काम के क्या बताता है? मैनर को। अगर आप किसी भी काम को एफिशिएंटली करते हो, एफिशिएंटली करते हो, ठीक है। क्लास की टाइमिंग 7 बजे नहीं भाई संदीप, क्लास की टाइमिंग 6:30 होती है। अगर आप किसी भी काम को एफिशिएंटली करते हो, है ना, मतलब आप उस काम को करने के एफिशिएंट हो, कुशलता से करते हो, तो आप काम करने का मैनर ही तो बता रहे हो। अगर मैं बोलूं कि मैं इस काम को एफिशिएंटली कर सकता हूं, तो मतलब आप क्या बता रहे हो? काम करने का मैनर बता रहे हो। तो एफिशिएंटली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो आप बस ये देख लो कि वर्ब आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आई गीता फिनिश्ड एफिशिएंटली द वर्क। आप मुझे बताइए ये जो फिनिश है ये क्या है? ये ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव है। अगर मैं केवल लिख देता गीता फिनिश्ड, गीता ने फिनिश कर दिया, तो आपके दिमाग में प्रश्न आता ना कि क्या फिनिश कर दिया? शी किल्ड हिम, शी किल्ड हिम में ऑब्जेक्ट और एडवर्ब ऑफ मैनर कहां है सर जी? कहां? ये हिम आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है कहीं पर भी, मैंने यूज ही नहीं किया।
हिम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, शी किल्ड, किसको किल किया, हिम, ये हिम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने यूज नहीं किया, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रांजिटिव वर्ब का, इसमें मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर कहां यूज किया है। अगर मैं लिख देता शी किल्ड हिम इजीली, तो इजीली हो जाता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो काम के तरीके को बताता, शी किल्ड हिम इजीली, उसने आसानी से उसको मार दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। देखो क्या बोल रहा था मैं, हैं नहीं यहाँ पे तो नहीं थे हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। हाँ मैं बता रहा था कि एफिशिएंटली जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, काम के तरीके को बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ फिनिश लिख देता तो आपके दिमाग में प्रश्न आता कि क्या फिनिश किया, तो फिनिश क्या है अपने आप में एक अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मैंने क्या बताया ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो लिखा ना मैंने पूरा भी कि ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फिनिश को भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, यहाँ पर जो फिनिश लिखा है इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा गीता फिनिश्ड, क्या फिनिश किया उसने, द वर्क, काम फिनिश किया उसने, गीता ने फिनिश किया क्या, काम फिनिश किया। भाई टाइम तो अभी चेंज नहीं हो सकता ना, अभी क्लास पे ध्यान दे लो, टाइम के बारे में फिर डिस्कस करेंगे आराम से, अभी आप फिलहाल इस पे ध्यान दे लो जो पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ ट्रांजिटिव वर्ब है बिल्कुल, ट्रांजिटिव क्यों है बताया ना मैंने भी, ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फिनिश लिख के छोड़ देते हो तो मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाती है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ पाती है। तो क्या बोलेंगे, गीता फिनिश द वर्क असाइन टू हर, कि गीता ने उस काम को फिनिश किया जो उसको असाइन किया गया था, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर एरर क्या है, अगर यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव के केस में मैंने क्या बताया, देखो जरा इधर देखो, इसको ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रांजिटिव के केस में क्या बताया, ट्रांजिटिव के दो केसेस हैं, एक तो ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा मैंने क्या बताया जब ट्रांजिटिव हो और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, एक नाउन क्लॉज हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, एक नाउन क्लॉज हो, मतलब पूरा मिलकर एक नाउन बने, पूरा मिलकर क्या बने, नाउन। तो इस केस में एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ था, मेन वर्ब से पहले। अब एक बात बताओ मुझे, कहाँ गया, ये रहा, एक बात बताओ जरा मुझे ध्यान से, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गीता फिनिश्ड, गीता ने फिनिश किया, क्या फिनिश किया, द वर्क, काम फिनिश किया। अगर मैंने लिखा द वर्क यानी कि वो काम, द लग जाता है तो मतलब हम किसी भी चीज को डेफिनेट कर रहे हैं, द वर्क का मतलब वो काम, कौन सा काम, असाइन टू हर, जो उसको असाइन किया गया था, मतलब जो उसको दिया गया था। तो यानी कि ये पूरा ही तो ऑब्जेक्ट बना, हाँ कि ना, गीता ने वो काम खत्म किया। देखो द वर्क का मतलब वो काम, यानी कि द लगने का मतलब है, द एक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, अगर हम किसी भी नाउन के साथ द को लगाते हैं तो हम उसको डेफिनेट कर देते हैं, हम क्या करते थे, डेफिनेट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि गीता फिनिश्ड द वर्क, वो काम, द वर्क का मतलब यहां पर क्या है, वो काम, कौन सा काम, असाइन टू हर, जो उसको असाइन किया गया था, यानी कि गीता ने जो फिनिश किया है वो ये फिनिश किया है, वो काम जो उसको असाइन किया गया था, यानी कि पूरा मिलकर ऑब्जेक्ट बन रहा है। और मैंने भी क्या बताया था, एक होता है ऑब्जेक्ट सिंपल एक नाउन या सिंपल एक प्रोनाउन, एक होता है नाउन क्लॉज। देखो ये जो वर्क है ये नाउन है, लेकिन क्या ये अकेला ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे सर नहीं, ये पूरा मिलकर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज। अभी समझाया था मैंने पीछे आपको। अगर अकेला वर्क होता, अगर अकेला क्या होता, वर्क, तो यहां पर हम बोलते हैं वर्क एक नाउन है, वर्क एक क्या है, नाउन है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो केवल वर्क नहीं है, वो पूरा ऑब्जेक्ट है। द वर्क, कौन सा वर्क, असाइन टू हर, जो उसको असाइन किया गया था। तो यानी कि जब ये पूरा मिलकर ऑब्जेक्ट का काम करे तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन से मिलकर बन रहा है, क्योंकि मेन तो यही है ना वर्क, भाई मेन तो यही चीज है ना वर्क, जिसको खत्म किया उसने, लेकिन ये पूरा मिलकर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज। तो अभी मैंने क्या बताया, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, नाउन क्लॉज हो, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, ये देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज हो, अब आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो आता है मेन वर्ब से पहले। वो कहां पर आता है, मेन वर्ब से पहले। तो ये जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है ये यहां पर नहीं आएगा, ये आएगा मेन वर्ब से पहले। तो यहां पर आ जाएगा गीता एफिशिएंटली, क्या आ जाएगा, गीता एफिशिएंटली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये, अगर आपको ये समझ में नहीं आया भाई तो दोबारा पूछ सकते हो, अगर आ गया वेल डन। जल्दी से बताओ क्या आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया कि नाउन क्लॉज क्या होता है। ये नाउन क्लॉज है, पूरा मेन नाउन आपका वर्क है, लेकिन ये पूरा मिलकर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पूरा मिलकर इसको हम क्या इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज, क्योंकि पूरा मिलकर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये। तो नाउन क्लॉज के केस में आपको क्या करना होता है, जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको आपको लगाना होता है मेन वर्ब से पहले, ठीक है। ऐसे ही देखो,
योर ब्रदर एक्सप्लेन्ड विविडली, विविडली का मतलब होता है स्पष्टता से, स्पष्ट तरीके से। योर ब्रदर एक्सप्लेन्ड विविडली, तो ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्योंकि काम करने के मैनर को बता रहा है, काम करने के मैनर को बता रहा है। तो योर ब्रदर एक्सप्लेन्ड विविडली व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था, व्हाट ही हैड डन। योर ब्रदर एक्सप्लेन्ड विविडली, तुम्हारे भाई ने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। देखो उससे पहले इस चीज को समझो, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हु विच दैट क्लॉज। अगर ये क्लॉज आपको दिखाई दे जाए, बहुत ध्यान से समझो, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर हो, ठीक है, उसके अंदर आपका मेन वर्ब हो, साथ में ऑब्जेक्ट भी हो, और जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब आपका क्या होगा, ये आपका होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव अपने साथ में लेता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद आपको दिखाई दे जाए हु विच या दैट वाला क्लॉज, तो देखो यहां पर ना तो हु क्लॉज है, ना विच क्लॉज है, ना दैट क्लॉज है। अगर इनमें से कुछ होता तो यहां पर मुझे पता होता कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आपका कहां पर आता है, ये आपका आता मेन वर्ब के बाद में, जो कि लगा हुआ है, तो यार कि सही होता। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर यहां पर व्हाट की जगह पर हु विच या दैट होता, क्या होता, हु विच या दैट, तो ये सेंटेंस जो है ना ग्रामेटिकली ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि आपका एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये कहां पर आ जाता, मेन वर्ब के बाद, जो कि लगा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल ये गलत है, क्योंकि यहां पर हु विच या दैट नहीं है, यहां पर सिंपली देखो क्या है, योर ब्रदर एक्सप्लेन्ड, तुम्हारे भाई ने एक्सप्लेन किया। ये आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि अगर मैं केवल लिख दूं एक्सप्लेन तो क्या मीनिंग कंप्लीट है? योर ब्रदर एक्सप्लेन्ड, तुम्हारे भाई ने एक्सप्लेन किया, तो क्या एक्सप्लेन किया, कौन सी चीज को एक्सप्लेन किया? यहां पर आपको पता है कि आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब है? तो मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव वर्ब वाले केस में क्या बता रखा है, अगर आपका भाई सिंपल ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया ना ट्रांजिटिव के केस में दो चीजें बताई है, अगर आपका सिंपल ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्लॉज है, फंबल हो गया सॉरी, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज है तो ऐसे में क्या होता है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है मेन वर्ब से भी पहले आ जाता है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो देखो क्या है, ब्रदर ने क्या एक्सप्लेन किया, जो उसने किया था, ये पूरा ही तो ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे ब्रदर ने एक्सप्लेन किया स्पष्टता से व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। तो क्या एक्सप्लेन किया, ये पूरा एक्सप्लेन किया ना, कोई एक चीज तो यहां पर नहीं है जिसको उसने एक्सप्लेन किया, ये पूरा ही है जिसको उसने एक्सप्लेन किया कि उसने क्या किया था। तुम्हारे ब्रदर ने एक्सप्लेन किया कि उसने क्या किया था, तो यानी कि ये पूरा जो है ना, ये आपका क्या है, एक क्लॉज, ये पूरा मिलकर एक नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, ये पूरा मिलकर एक कंप्लीट नाउन बन रहा है। तुम्हारे भाई ने एक्सप्लेन किया जो उसने किया था, तो असल में कोई एक काम ही तो है, ये कोई असल में एक काम ही तो है, ये पूरा मिलकर एक नाउन ही तो बन रहा है। इस चीज को समझो आप, तुम्हारे भाई ने एक्सप्लेन किया उसने क्या किया था, तो जो भी उसने किया था एक काम होगा कोई ना कोई, और काम अपने आप में एक नाउन होता है, तो ये पूरा मिलकर अपने आप में एक नाउन बन गया। इनमें से कोई अपने आप में नाउन नहीं है, ना व्हाट एक नाउन है, ना ही एक नाउन है, ना हैड नाउन है, ना डन नाउन है, लेकिन पूरा मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन गया ना। और आपको पता ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है तो प्रोनाउन होता है, तो ये अपने आप में कंप्लीट क्या बन गया, नाउन बन गया। इसीलिए हमने इसको बोला नाउन क्लॉज। एक शब्द तो नहीं है, अगर कोई एक शब्द नाउन होता है, अगर एक ही शब्द होता है यहां पर तो उसको मैं नाउन बोलता, लेकिन ये पूरा मिलकर एक नाउन का काम कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा नाउन क्लॉज। समझ में आया? तो नाउन क्लॉज के केस में मैंने क्या बताया, आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आपका आता है मेन वर्ब से पहले, तो यहां पर आ जाएगा विविडली, बताया ना मैंने, मेन वर्ब से पहले। योर ब्रदर विविडली एक्सप्लेन्ड व्हाट ही हैड डन। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? ऑल क्लियर? अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, अगर आपका हु विच या दैट क्लॉज बने, क्या बने, हु विच या दैट क्लॉज, तो इस केस में क्या करना होता है, आपका मेन वर्ब फिर मैनर फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर देखो, ही रिवॉर्डेड लिबरली, ये आपका आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रिवॉर्डेड लिबरली मतलब बड़ी उदारता से उसने रिवॉर्ड किया सबको, ऑल दोज उन सबको, हु हैड, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ कि ना, और ये आपका हो गया मेन वर्ब, हाँ कि ना। ठीक है, देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका आ गया हु क्लॉज, हु विच या दैट क्लॉज में से कोई एक आ जाए, हु हैड वर्कड फॉर हिम, जिन्होंने उनके लिए काम किया था। ये ऑल दोज कौन है, ये वो सभी कौन है, ये वही तो है जिन्होंने उसके लिए काम किया था, तो दोनों क्लॉज मैच करने चाहिए आपस में ये। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आपको पता लग गया, जो मैनर है वो आपका ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है, मेन वर्ब के बाद लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑल क्लियर? आया समझ में भाई, हाँ कि ना? एक बार जल्दी से बता दो क्या क्लियर है, एक बार क्लियर लिख के बोलो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं फास्ट, जल्दी।
क्लियर? ओके सर, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? रट्टा तो नहीं लगाना पड़ रहा? बोलो भाई, रट्टा तो नहीं लगाना पड़ रहा ना? ठीक है, चलो, एडवर्ब ऑफ मैनर पूरा क्लियर हो गया आपको? ये करेक्ट इनकरेक्ट आपने बता ही दिया है ना? अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है मोस्टली हम क्या करते हैं ना, इसको हम सेंटेंस के एंड में डाल देते हैं। जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है मोस्टली हम इसको क्या कर देते हैं, सेंटेंस के एंड में डाल देते हैं। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मैं क्लियरली बता दूं आपको, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, मतलब इसको आप सेंटेंस के मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होते हैं कि आप सेंटेंस के एंड में लगाते हो। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, सेंटेंस के आप इसको एंड में लगाते हो। शुरू में भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से एरर नहीं आता। शुरू में भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। सेंटेंस को बोलने का थोड़ा सा नजरिया बदल जाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। पहले देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, पता है आपको एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो टाइम को पता है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, समझ में आ रहा है? इनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले ही मैं, इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक्स को बिल्कुल जीरो क्या माइनस से लेके चला था मैं। ठीक है, ऑफन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हम अक्सर क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड में इसको प्लेस करते हैं, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में। लेकिन ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। देखो मैंने ऑफन लिखा है, अक्सर। मैंने ये नहीं लिखा कि ऑलवेज, मैंने लिखा ऑफन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप इसको अगर शुरू में लगा दो तो वो गलत हो जाए, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, वो भी सही होगा, कोई इसको गलत नहीं कह सकता, बस बोलने का नजरिया बदल जाएगा। तो वो कुछ भी हो, सेंटेंस तो ग्रामेटिकली करेक्ट है ना। आई एम गोइंग टू क्लीन माई हाउस टुमारो, आई एम गोइंग टू क्लीन माई हाउस टुमारो, कि कल मैं अपना घर साफ करूंगा भाई। आई एम गोइंग टू क्लीन माई हाउस टुमारो, कि मैं अपना घर साफ करूंगा कल। समझ में आ रहा है? अगर मैं मान लो टुमारो को ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं टुमारो, ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लीन माई हाउस, तो क्या ये गलत हो जाएगा? क्या ये गलत हो जाएगा? बोलो, टुमारो को मैंने शुरू में कर दिया तो गलत हो गया क्या? नहीं, गलत नहीं होगा। देखो बोलने का तरीका देखो क्या है, मैं अपना घर साफ करूंगा कल, मैं अपना घर साफ करूंगा कल, यानी कि जो मेरा मेन फोकस है ना, वो मेरा मेन फोकस इस पे है, इस काम को करने पे है कि मैं अपना घर साफ करूंगा। और फिर मैंने लास्ट में बताया कि कब करूंगा, कल करूंगा। मेरा मेन फोकस किस पे था? ये मेरा मेन फोकस है कि मैं क्या करूंगा, घर साफ करूंगा। मैं क्या करूंगा, घर साफ करूंगा। कब करूंगा, कल। और यहां पर मैंने टुमारो को शुरू में लिख दिया, यानी कि मेरे से किसी ने पूछा कि भाई कल तू क्या कर रहा है, तो मैंने बोला टुमारो, कल मैं अपना घर साफ करूंगा। यानी कि जो मेरा मेन फोकस है ना, वो मेरा मेन फोकस का टाइम पे, यानी कि मैं मेन फोकस यहाँ पे टाइम पे कर रहा हूँ। मेन फोकस जो है वो किस पे है, टाइम पे है। यानी कि मैं सामने वाले को बता रहा हूँ कि भाई कल जो है ना, कल 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 मैं फोकस करके बता रहा हूँ कल ये काम मैं करने वाला हूँ। यानी कि मेन फोकस मेरा किस पे है, टाइम पे है। तो बस यही फर्क होता है, बोलने का फर्क होता है। सेंटेंस की मीनिंग में ऐसा कोई खास फर्क नहीं आएगा कि आप उसको गलत कह सको, नहीं। मीनिंग वाइज ये भी ठीक है और मीनिंग वाइज ये भी ठीक है, कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता। हाँ, बीच में मत लगाना, शुरू में लास्ट में चलता है, बीच में मत लगाना। ऐसा मत बोलना कि आई एम टुमारो गोइंग टू क्लीन माई हाउस, वो गलत हो जाएगा। या फिर आई एम गोइंग टुमारो टू क्लीन माई हाउस, या फिर आई एम गोइंग टू टुमारो क्लीन माई हाउस, या फिर आई एम गोइंग टू क्लीन टुमारो माई हाउस, ये सब गलत हो जाएगा। टाइम या तो शुरू में, टाइम या तो लास्ट में, समझ गए? मोस्ट प्रॉब्ली कहां पर लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, शुरू में केवल तब लगाते हैं जब हमें टाइम पे फोकस करना होता है। ऐसे ही शी टोल्ड मी दैट यू वुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी द नेक्स्ट डे, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट यू वुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी द नेक्स्ट डे, ये भी टाइम है, कहां पर आ रहा है, लास्ट में। कहां पर आ रहा है, लास्ट में। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं? समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज है, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, और क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ज्यादा चाणक्य बनने की आवश्यकता नहीं है। जो समझा दिया उसको समझ लो, ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से समझो। जो इंटरेस्टिंग चीज है उसको ध्यान से समझो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। अब मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट आएगा तो मतलब आएगा। देखो क्या लिखा है, इफ एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर,
एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। अगर एक ही सेंटेंस में तीनों एडवर्ब्स साथ में यूज हो, कौन कौन से? मैनर, प्लेस एंड टाइम, तो इसका सीक्वेंस ये होता है, देख लो, एमपीटी। याद रखने का तरीका है एम्प्टी, हम लोग याद रखते हैं एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब एमपीटी, ठीक है। मैनर, पहले आएगा मैनर, फिर आएगा प्लेस, फिर आएगा टाइम। ये क्या है? सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। याद रख लोगे? सिंपल है सीक्वेंस, एमपीटी यानी कि एम्प्टी। ठीक, चलो एग्जाम्पल देखो, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है आपको। पहले आप ट्राई करो, आप ट्राई करो पहले एक बार इन तीनों को ट्राई करो, आपको बताना कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। जल्दी से कमेंट करके बताना है, फास्ट। क्लियर हो गया सबका? देखो, ही डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द फंक्शन। ये लास्ट नाइट क्या है? ये टाइम है। ये ब्यूटीफुली क्या है? मैनर है। देखते जाओ भैया, मैनर को बता रहा ना कि कैसे डांस किया, बहुत बढ़िया से। ये क्या है? आपका टाइम है। और ये आपका क्या है भैया? एट द फंक्शन। ये क्या है? प्लेस है कि नहीं है? यानी कि तीनों चीजें आ रही है, मैनर भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। तो गलती क्या है? होना चाहिए इसको एम पी टी। क्या होना चाहिए? एम, फिर पी, फिर टी, लेकिन दे क्या रखा है? एम टी पी, जो कि क्या है? गलत है। तो अभी फिलहाल ये गलत है। सही करने के लिए क्या करेंगे? सही करने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, ही डांस्ड ब्यूटीफुली, ठीक है, ही डांस्ड ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। टाइम आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि टाइम लास्ट में आता है यूजुअली, ठीक है। ही डांस्ड ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट। शी सैंग इन द टाउन, ये क्या है? प्लेस है। शी सैंग इन द टाउन, टाउन हॉल, ये प्लेस है। वेल, वेल क्या है? मैनर है भाई। वेल मतलब अच्छे से, तरीका बता रहा है। ये क्या है? टाइम है। तो गड़बड़ी पता लग गई। एम पी टी होना चाहिए, तो सही क्या होगा? शी सैंग वेल, शी सैंग वेल। उसके बाद पी यानी कि इन द टाउन हॉल, शी सैंग वेल इन द टाउन हॉल। उसके बाद आ जाएगा लास्ट नाइट। क्या आ जाएगा? लास्ट नाइट, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये भी क्या था? गलत था। आई वेंट एट 8 AM टू हिज हाउस। आई वेंट एट 8 AM, ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम है। और ये आपका क्या है? टू हिज हाउस, ये क्या है? आपका प्लेस है। अब इसमें मैनर नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैनर नहीं है तो सीक्वेंस क्या होगा? पीटी। अगर पी नहीं है तो सीक्वेंस क्या होगा? एमटी। अगर टी नहीं है तो मैनर क्या होगा? एमपी। अब यहां पर क्या है? टीपी, टी और पी है, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पीटी, ना कि टीपी। तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू हिज हाउस एट 8 PM, ये हो जाएगा। आई वेंट, पहले आ जाएगा प्लेस, क्योंकि पहले पी फिर टी। आई वेंट टू हिज हाउस, आई वेंट टू हिज हाउस। उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम। उसके बाद क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम क्या है? एट 8 AM, एट 8 PM, एट 8 PM। 8 PM से कुछ याद आ रहा तुम्हें? एक शराब का ब्रांड भी है ये। अब ये मत सोचना कि सर आपको कैसे पता, ऐसे इन जनरल पता है मुझे, ठीक है। ऑल क्लियर भाई? तो ये भी क्या था? अपने आप में इनकरेक्ट था। अगर मान लो एम नहीं है तो सीक्वेंस क्या रहेगा? पीटी। अगर मान लो पी नहीं है तो सीक्वेंस क्या रहेगा? एम टी। अगर टी नहीं है तो सीक्वेंस क्या रहेगा? एम पी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल क्लियर? ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है? क्या आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, हाँ कि ना? एक बार जल्दी से क्लियर लिख के बता दो कि सर क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। ठीक है, ऑल क्लियर? वेल मैनर है, हाँ जी। वेल जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। वेल का मतलब होता है अच्छे से, बढ़िया तरीके से। और बताइए सबको क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक में? क्लियर सर? चलिए, बाकी कल पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट पे बहुत सारा फोकस कीजिए। इंग्लिश, केवल इंग्लिश आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी, इंग्लिश सिलेक्शन करवाएगी लेकिन केवल इंग्लिश नहीं करवाएगी, ठीक है भाई? तो अच्छे से पढ़ते रहो, खूब तरक्की करते रहो, भगवान आपको खूब तरक्की दे, आपको मेहनत करने की क्षमता प्रदान करें, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, ठीक है? और ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकें, बहुत अच्छी मुकाम पे पहुंच सके। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं, आपका जो बड़ा भाई है यानी कि मैं, हमेशा आपके साथ मेरी दुआएं और आशीर्वाद हैं। किसी भी तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है सर? मैं अपलोड कर दूंगा PDF, डोंट वरी, ठीक है? और किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट होती तो मुझे बताइएगा, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस थोड़ा सा टाइम को लेकर थोड़ा मेरे पास इशू रहता है, ठीक है भाई? चलिए, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है भाई? जय हिंद।